नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच आज नई दिल्ली में होगी द्विपक्षीय वार्ता। कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। नई दिल्ली में आज होगी जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक। केंद्रीय वित्त मंत्री ने की अध्यक्षता में कई अहम मुद्दों पर होना है विचार विमर्श। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में आरोपी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत का आज अंतिम दिन। कोर्ट में होगी पेशी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा करने वालों के पास बंदूक रखने पर प्रतिबंध रखा बरकरार। उधर दक्षिण आर्कसंस के सुपरमार्केट में हुई गोलीबारी में 3 की मौत, 10 जख्मी। T20 विश्व कप में आज भारत और बांग्लादेश के बीच होगी भिड़ंत। वहीं दूसरे मुकाबले में अमेरिका और वेस्टइंडीज होंगे आमने सामने। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। शेख हसीना का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत कुछ ही देर में किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता होनी है। दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर केंद्रित होगी। पिछले कई वर्षों में भारत और बांग्लादेश के बीच समग्र रणनीतिक संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण साझेदार है और ये सहयोग सुरक्षा, व्यापार, वाणिज्य, ऊर्जा, संपर्क, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, रक्षा और समुद्री मामलों तक फैला है। प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता के अलावा पीएम शेख हसीना का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ भी मुलाकात का कार्यक्रम है। और इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत दौरे पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने एक पोस्ट में लिखा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात कर बहुत खुशी हुई। उन्होंने लिखा कि भारत की उनकी राजकीय यात्रा हमारे घनिष्ठ और स्थायी संबंधों को रेखांकित करती है। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। अरुण, तो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। साफ तौर पर अहम यात्रा मानी जा रही है दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उन्हें और प्रगाढ़ करने के लिए, और साथ ही साथ एक ऐसी गाथा लिखने की जिसमें आर्थिक, सामरिक और रणनीतिक जो पहलू हैं वो और मजबूत होंगे। बिल्कुल, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है आंचल के लगभग आप कह सकते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर ये शेख हसीना की दूसरी भारत की यात्रा है। साथ ही साथ भारत की जो एक फॉरेन लीडर्स की जो फर्स्ट जो इनकमिंग विजिट है वो भी शेख हसीना की है। तो ये दिखाता है अपने आप में कि कितना इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश भारत के लिए। और जहां तक भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात आती है, यहाँ पे एक और बात को कनेक्ट करना चाहूंगा चल, वो ये कि जब शेख हसीना का जब अपना 4th कंसेक्यूटिव टर्म उन्होंने संभाला था, जब वो रीइलेक्ट होकर के आई थी, तब प्राइम मिनिस्टर मोदी वो पहले वर्ल्ड लीडर्स में से थे जिन्होंने शेख हसीना को कांग्रेचुलेटरी ट्वीट किया था। तो अपने दर्शाता है दोनों लीडर्स के बीच में एक तरह से बेहद बेहतरीन केमिस्ट्री है। साथ ही दोनों देशों के रिश्ते काफी एक तरह से कल्चरली और हिस्टोरिकली काफी इंटैक्ट हैं। अब यहाँ पर फोकस इस बात पर है क्योंकि हम इस बात को जानते हैं चल कि दोनों ही लीडर्स अपने न्यू टर्म के अंदर अब जा रहे हैं, और ऐसे न्यू टर्म के अंदर एक तरह से पहली बार आप कह सकते हैं दोनों लीडर्स आपस में मिल रहे हैं। और इसी वजह से भारत और बांग्लादेश के लिए ये जो विजिट है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमारे सोर्सेज हमें इस समय पर बता रहे हैं कि दोनों ही देश इस समय पर जो तमाम जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत करेंगे। इकोनॉमिक, ट्रेड, कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल, कल्चरल टाइज, यानी कि जो पूरा एक तरह से जो मल्टी फैसेटेड रिलेशनशिप है भारत और बांग्लादेश का, उन तमाम मुद्दों पर एक चीज बात की जाएगी और उसको री एनर्जाइज और रिवाइटलाइज करने पर पूरी तरह से फोकस किया जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है आंचल यहाँ पे, क्योंकि आपने बात किया कि दोनों देशों के रिश्तों के बारे में आपने जिक्र किया, तो इस बात को हम समझते हैं इस बात से कि जो G20 जब भारत में आयोजित किया गया था उस समय पर बांग्लादेश को एज ए गेस्ट कंट्री बुलाना
साथ ही साथ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो भारत आयोजित करता है, इसमें बांग्लादेश का शिरकत करना और इसमें आना। और साथ ही साथ अभी तक हमने देखा कि जिस तरह से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते रहे हैं, उसमें अब फोकस इस बात पर रहेगा कि कैसे यहाँ पर ट्रेड एक्टिविटीज और इकोनॉमिक को बढ़ावा दिया सके। रीजन इसलिए क्योंकि बांग्लादेश इस समय पर, अगर आप बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें, तो जो इन्फ्लेशन है, लिक्विडिटी क्रंच है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ा जी। चैलेंज बनता जा रहा है। ऐसे में बांग्लादेश फोकस इस बात पर करेगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। और हाल ही में जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर टू शेख हसीना है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने खास तौर पर इस बात पर इंडिकेट कर दिया है कि इन्वेस्टमेंट्स और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देने पर फोकस रह सकता है। तो जाहिर सी बात है कि कल्चरल टाइज बढ़ाना, पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ाना, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की कैपेसिटीज को एनहेंस करना, बढ़ावा देना, इसके साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैसे बढ़ावा दिया सके। बांग्लादेश एक्सप्लोर करेगा भारत के मार्केट को, भारत के मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहेगा कि कहां पर निवेश को कर सकता है। साथ साथ भारत भी स्ट्रेटेजिकली एक्सप्लोर करेगा ऑप्शंस को कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एड को बढ़ाया जा सकता है, लाइन ऑफ क्रेडिट को कैसे और एक्सटेंड किया जा सकता है। बिकॉज हम जानते हैं कि पिछले 8-9 साल के अंदर लगभग $8 बिलियन के आसपास की लाइन ऑफ क्रेडिट को भारत ने एक्सटेंड किया है फॉर वेरियस एनर्जी प्रोजेक्ट्स, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स, रेल एंड रोड कनेक्टिविटी। तो इन तमाम मोर्चों पर भारत बढ़ चढ़ करके आगे रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये नए टर्म के अंदर दोनों लीडर्स आपस में जब मिलेंगे तो जो पूरे एक तरह से जो मल्टीफैसेटेड रिलेशन है उसको कैसे री एनर्जाइज किया जा सके, इस बात पर फोकस रहता हुआ दिखाई देगा आंचल। और बिल्कुल साफ तौर पर अगर हम समझें अरुण, क्योंकि आपने बहुत दो अहम बातें कही कि 15 दिन में ये दूसरा दौरा है जो बांग्लादेश की पीएम साहिबा हैं उनका, और साथ ही साथ सबसे पहला दौरा किसी बड़े राष्ट्राध्यक्ष का जब हम बात करते हैं, खासतौर पर जब प्रधानमंत्री ने कमान संभाली है। लेकिन ढाका इतना ज़रूरी क्यों है भारत के लिए? क्योंकि जब हम उसकी आर्थिक गतिविधियों की बात करते हैं, और खासतौर पे हम चीन की मौजूदगी को नकार नहीं सकते बांग्लादेश में। बिल्कुल, तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको आखिरी सवाल के जवाब में छोड़ा था कि जो दोनों लीडर्स जब अपने नए टर्म में वापस से एक बार मिलेंगे तो जो पूरे रिलेशनशिप के जो री एनर्जाइज करने पर फोकस करेंगे। स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट, अगर एक लाइन में इसका जवाब दिया जा सके तो बांग्लादेश भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके लिहाज से स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना की मौजूदगी का आपने जिक्र किया, जाहिर सी बात है, लेकिन भारत का जो इन्वेस्टमेंट रहेगा, भारत जो स्ट्रेटेजिकली एक्सप्लोर ऑप्शंस करेगा, वो किसी देश की मौजूदगी है या नहीं है उस पर फोकस ना रखते हुए स्टैंड अलोन अपने बेसिस पर करेगा। क्योंकि बांग्लादेश ऐसा नहीं है कि आज से हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्टनर और फ्रेंड रहा है, लेकिन काफी डेकेड्स ऑफ ओल्ड रिलेशनशिप भारत और बांग्लादेश के रहे हैं। तो ऐसे में कैसे भारत के और बांग्लादेश के जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है उसको बढ़ावा दिया सके। इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट एक डोमिनेटिंग पॉइंट रह सकता है, जैसे कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की कैपेसिटीज को बढ़ाना हो, रेलवे और रोड लिंक्स के प्रोजेक्ट की कैपेसिटी को एनहेंस करना हो, ये तमाम पॉइंट्स रहेंगे। मोंगला पोर्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह सकता है, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली वो पोर्ट भी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप स्ट्रेटेजिकली अपने इन्वेस्टमेंट कैपेसिटीज को बढ़ावा दिया जा सके। तो जाहिर सी बात है, दो लीडर्स जो अपने नए टर्म में जा रहे हैं मल्टीपल पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। इस बात को हम जानते हैं कि शेख हसीना का चीन दौरा भी अगले महीने शेड्यूल है, लेकिन उससे पहले भारत का दौरा भारत के प्रति इंपॉर्टेंस को दर्शाता है और साथ ही साथ इस बात को भी दर्शाता है कि भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके लिए भारत किस तरह से तत्पर रहता है और अग्रसर रहता है। और बिल्कुल इसीलिए हमने देखा था कि बांग्लादेश के साथ अपने जो स्वर्णिम रिश्तों को और प्रगाढ़ करने के लिए शेख मुजीबुर रहमान को जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बहुत ज़्यादा सम्मान दिया है, उसके लिए हमेशा से बहुत सराहनीय पहल भारत की तरफ से की गई है। वहीं अगर हम बात करें ख़ास तौर पर तीस्ता जल बंटवारे की, अगर हम बात करते हैं हम यहाँ पर नए नवोन्मेष की बात करें, खास तौर पर आपने जो बात की पीपल टू पीपल कांटेक्ट, उसके लिहाज से अगर हम इन 3 फ्रंट्स पे देखें तो कौन से वो अहम MOUs हो सकते हैं सेक्टर्स वाइज जो आज जिन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे? देखिए, हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि मल्टीपल सेक्टर्स या अग्रीमेंट्स हैं जो कि साइन किए जा सकते हैं वेरियस सेक्टर्स के अंदर, लेकिन जो डोमिनेटिंग पॉइंट्स रह सकते हैं, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट रह सकता है, वो जाहिर सी बात है, एक तो डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के रह सकता है, कैसे डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटीज को बढ़ाया जा सके, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के लिए एक कॉमन पॉइंट रहता है डिजास्टर्स को कॉम्बैट करना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां तक एनर्जी सिक्योरिटी की बात आती है, बिकॉज हमने पहले भी देखा था कि एनर्जी पिछले अगर 4-5 विजिट्स को आप या फिर मीटिंग्स को आप क्लब करने की कोशिश करें, एनर्जी एक कॉमन एक अग्रीमेंट साइन डॉक्यूमेंट रहा था जिसमें एनर्जी की कैपेसिटीज को कैसे बढ़ावा दिया सके, जिसमें कि इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन भी शामिल है, जिसने बांग्लादेश को काफी हद तक हेल्प किया लॉजिस्टिकल कॉस्ट को सेव करने की दिशा के अंदर। तो वहीं एक तरह से कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर फोकस रह सकता है। यहाँ पर आपने तीस्ता का एक तरह से जिक्र किया, मेंशन किया आंचल, तो
जाहिर सी बात है कि जब 2021 के अंदर भी जब दोनों लीडर्स मिले थे, उसमें भी एक ये पॉइंट निकल करके आया था कि आखिरकार जो तीस्ता वाटर शेयरिंग है, इसमें क्या एक अर्ली कंक्लूजन निकल करके आ सकता है जो कि विन विन सिचुएशन हो ऑल दी स्टेक होल्डर फॉर ऑल दी स्टेक होल्डर्स। तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक ना जिक्र होना काफी लाजमी है और होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन इसके अलावा कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल कनेक्ट, और जाहिर सी बात है एनर्जी और इकोनॉमी एक्टिविटीज, इस पर फोकस रहता हुआ आपको दिखाई देगा जब आज दोनों ही नेता बातचीत करेंगे। द्विपक्षीय वार्ता होगी लगभग 11:30 बजे के आसपास। और जब तमाम अहम अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं, हम सार्क की बात कर रहे हैं, बिम्स्टेक की बात कर रहे हैं, उसमें अहम देश है बांग्लादेश की जब हम बात करते हैं, जो उस मंच में भारत के साथ शामिल है। जिस ग्लोबल साउथ की अग्रणी दूत के रूप में हम भारत को वैश्विक पटल पर देखते हैं, उस लिहाज से तमाम पड़ोसी देशों को भी साथ लेकर चलना, क्योंकि जिस सफल आयोजन की हमने बात की G20, उस लिहाज से भी ये दौरा बेहद अहम हो जाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने हर मंच पर कहा है, जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, कि चाहे AI की बात हो या फिर हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटीज, उसमें तमाम जो छोटे देश हैं उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल, और देखिए भारत एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं सहयोगी रहा है अपनी नेबरहुड कंट्रीज के लिए। आप देखिए कि बांग्लादेश की अगर आप बात कर लीजिए, थर्ड रैंक आता है बांग्लादेश का कि जब वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं और वो भारत में पढ़ने के लिए आते हैं, तो बांग्लादेश के मैक्सिमम स्टूडेंट्स देखिए वो भारत में पढ़ने के लिए आते हैं। स्किल लेबर या स्किल्ड मैन पावर मोबिलाइजेशन की बात हो, ह्यूमन रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात हो, उसमें कई पैक्ट शामिल हैं। आपने अभी बंधु मुजीबुर रहमान जी की बात करी, तो हम जानते हैं कि महात्मा गांधी और मुजीबुर रहमान की डिजिटल गैलरी की शुरुआत की गई है भारत और बांग्लादेश के बीच में, जिससे कि जो यंगस्टर्स हैं, जो लोग हैं वहाँ के, वो डिजिटल कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जहां तक दोनों देशों की बात की जाए तो प्रसार भारती और बांग्लादेश टेलीविजन के बीच में भी MOU साइन है, जिसमें कि जो डिजिटल कंटेंट्स को या फिर जो टेलीवाइज कंटेंट्स है उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आर्काइव्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो मकसद ये है कि कैसे कल्चरली भारत और बांग्लादेश जो पहले से ही बहुत बेहतर और डीप रूटेडली कनेक्टेड है, वो कैसे और नजदीक आ सके। दूसरा, अब क्योंकि समय आ गया है, दोनों नेताओं को के लिए एक तरह से ये ऑप्शन रहेगा इस समय पर, और एक तरह से चैलेंज भी रहेगा कि कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। बिकॉज ग्लोबली आप देखिए स्लोडाउन का इंपैक्ट कई बड़े देशों में देखने को मिल रहा है, लेकिन भारत और बांग्लादेश एशियन रीजन के अंदर ऐसे दो देश हैं जो फास्टेस्ट ग्रोइंग की कैटेगरी में आते हैं। भारत एक डेवलपिंग कंट्री जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन है, वही बांग्लादेश की भी अर्थव्यवस्था की बात करें जो तेजी से रफ्तार कर रही है। लेकिन बांग्लादेश कुछ चैलेंजेस से इस समय पर जूझ रहा है, जैसे कि जो हाई इन्फ्लेशन रेट हो गया, लिक्विडिटी इन द बैंक्स हो गया। तो ये कुछ चैलेंजेस इसको बांग्लादेश फेस कर रहा है, और एक हाई पावर डेलीगेशन का बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के साथ ट्रैवल करना, उनके साथ यहाँ होना, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो शेख हसीना के हैं उनका साफ तौर पर इंडिकेट करना कि इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट पर फोकस रह सकता है। तो शायद ये विजिट जो है इकोनॉमिक एंड कनेक्टिविटी यानी ई और सी पर फोकस करते हुए दिखाई देगी, जहां पर फोकस बिल्कुल बहुत अहम कहा कि आपने कनेक्टिविटी और आर्थिक अध्याय हैं दोनों देशों के, उनमें एक नया चैप्टर आज शुरू हो सकता है। और उम्मीद करते हैं कि वो जो चैप्टर हो वो आने वाले जब हम इतिहास की बात करते हैं भविष्य में उसे याद रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आप तो दिन भर आपसे इस बड़ी खबर पर चर्चा होती रहेगी। तो जो शेख हसीना है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, उनका भारतीय दौरा है बेहद अहम रहने वाला है। इससे जुड़ी तमाम पल पल की अपडेट्स लगातार DD न्यूज़ आपसे साझा करता रहेगा। लेकिन वक्त अभी एक छोटे से ब्रेक का है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों की तरफ। पेपर लीक को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून 2024 लागू कर दिया है। इस साल फरवरी में ये कानून पारित हुआ था। इस कानून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंजूरी दे चुकी हैं। सरकार ने कानून की अधिसूचना जारी कर दी। लोक परीक्षा विधेयक 2024 के तहत कड़ी सजा का प्रावधान है। इस कानून के लागू होने के बाद पेपर लीक के दोषियों को 3 साल से 10 साल तक की सजा और 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान
है और इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और एनटीए की तरफ से आयोजित सभी परीक्षाएं शामिल की जाएंगी। अगर कोई संस्था पेपर लीक में शामिल है तो उसकी संपत्ति नष्ट करने और परीक्षा का पूरा खर्च उसी संस्थान से वसूलने का भी नियम है। इस कानून के तहत आरोपी को जमानत का प्रावधान भी नहीं है। डीएसपी का असिस्टेंट कमिश्नर से छोटे पद पर काबिज कोई अधिकारी इस कानून के तहत जांच नहीं कर सकता। बात उत्तर प्रदेश की, जहां भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फुल प्रूफ प्लान बनाते हुए नई नीति जारी की। नए आदेश के अनुसार आइए आपको समझाते हैं कि 4 एजेंसियों के जिम्मे परीक्षा यूपी में भर्ती परीक्षा जो है वो 4 अलग अलग एजेंसियों की मदद से होगी। वहीं परीक्षार्थी को अपने गृह मंडल के बाहर परीक्षा देने जाना होगा। तो 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा है और प्रत्येक पाली में 2 या अधिक पेपर सेट जरूर होने चाहिए। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसी के माध्यम से होगी। वहीं पीसीएस परीक्षा को एक ही पाली में करने की छूट रहेगी। रिजल्ट बनाने में धांधली को रोकने के लिए आयोग और बोर्ड में ही ओएमआर शीट की स्कैनिंग कराई जाएगी। ओएमआर जो शीट है उसके 3 सेट होंगे। मूल प्रति आयोग और बोर्ड के पास, दूसरी कॉपी कोषागार और तीसरी कॉपी अभ्यर्थी को दी जाएगी। यानी एक फुल प्रूफ प्लान बनाया गया है। और इतना ही नहीं, पेपर लीक से बचने के लिए योगी सरकार ने प्रश्न पत्र में गोपनीय कोड का भी प्रयोग करने का प्लान बनाया। प्रश्न पत्र के हर पन्ने पर सीक्रेट सिक्योरिटी साइन होगा। जैसे यूनिक बार कोड या क्यूआर कोड होता है, एक यूनिक सीरियल नंबर होगा। इन कोड की मदद से जरूरत पर उसकी सीरीज के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। वहीं प्रिंटिंग प्रेस के चयन की अगर हम बात करें तो वहां पर भी गोपनीयता बरती जाएगी। वहीं प्रिंटिंग प्रेस 24/7 जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी निगरानी में होगी ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। प्रिंटिंग प्रेस में आने वाले हर शख्स की जांच की जाएगी। किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रेस में जाने की इजाजत नहीं होगी। प्रिंटिंग प्रेस में स्मार्टफोन, कैमरा ले जाना पूरी तरीके से बैन होगा। और इतना ही नहीं, प्रिंटिंग प्रेस को 24/7 सर्विलांस पर रखा जाएगा। इसके अलावा सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को 1 साल तक के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। डीएम के पास सेंटर बनाने की जिम्मेदारी होगी। योगी सरकार ने सेंटर चुनने की जिम्मेदारी अब सीधे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सौंप दी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर सेंटर का सिलेक्शन होगा। मतलब सेंटर पर गड़बड़ी हुई तो फिर जिम्मेदारी डीएम की होगी। प्रश्न पत्र लाने और ले जाने के बक्से टैंपर प्रूफ मल्टी लेयर पैकेजिंग में होंगे। परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रश्न पत्र छापने वाली जो एजेंसी है वो नियमित निरीक्षण करेगी और 2 तरह के जो परीक्षा केंद्र हैं, यानी टाइप 1 श्रेणी 1 जो है राजकीय इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, राज्य और केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस। श्रेणी जो दूसरी है वो अच्छी रेपुटेशन वाले स्कूल जहां छात्रों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो। तो सेंटर चुनने की जिम्मेदारी सीधे डीएम को। अगर कोई गलती होती है तो उसका जो सीधा दायित्व है वो डीएम पर। और प्रश्न पत्र ले जाने के लिए जो तमाम बक्से हैं उनकी टैंपर प्रूफ मल्टी लेयरिंग की जाएगी। और सेंटर चुनने की जिम्मेदारी क्योंकि अब डीएम के पास है, तो अगर कुछ गड़बड़ी होती है और उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाकर सेंटर का सिलेक्शन होगा तो सीधी जिम्मेदारी योगी सरकार ने सेंटर सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी तय किया। इसके अनुसार एग्जाम सेंटर को 3 साल परीक्षा करने का अनुभव होना जरूरी है और परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी चालू अवस्था में होना अनिवार्य है। परीक्षा शुरू होने से लेकर परीक्षा के खत्म होने तक सीसीटीवी ऑन रहेगा। इसके लिए लाइट के साथ साथ जनरेटर की भी व्यवस्था की जाएगी। परीक्षा केंद्र के बिल्डिंग में बाउंड्री वॉल होना अनिवार्य है। काम को अलग अलग बांटा गया है ताकि पेपर माफिया कहीं भी सेटिंग का खेल ना कर पाए। तो 2 तरह के परीक्षा केंद्र हैं जिस तरह से हमने आपको बताया, जिसकी श्रेणी 1 और श्रेणी 2 आपके सामने है। बढ़ते आगे, स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत का आज अंतिम दिन। बिभव कुमार को आज अदालत में पेश किया जा सकता है। बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया और इससे पहले 14 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। बिभव ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। अपनी जमानत याचिका में बिभव ने ये कहा था कि उन्हें पहले ही अनुचित कारावास की सजा दी जा चुकी है।
इससे पहले कल दिल्ली आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई और फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया। अरविंद केजरीवाल को तब तक तिहाड़ जेल में रहना होगा। इससे पहले गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी। इस पर ईडी ने शुक्रवार को हाईकोर्ट का रुख किया। ईडी ने हाईकोर्ट से इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिहाज से मांग की थी और हाईकोर्ट इसके लिए राजी भी हो गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक होने वाली है। दिल्ली में आयोजित होने वाली इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे। बैठक में कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्सेशन जैसे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। इससे पहले जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को हुई। जीएसटी परिषद समय समय पर जीएसटी व्यवस्था से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए ये बैठक करती है, जिसमें कर की दरें, नीतिगत बदलाव और प्रशासनिक मुद्दे शामिल होते हैं। जीएसटी परिषद कर के ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही ये सुनिश्चित करती है कि ये देश के आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप हो और व्यवसायों पर कर का बोझ कम करे। बात असम की, जहां बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि कोपली, कुशियारा, बराक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कल उदलगुड़ी जिले में एक व्यक्ति की मौत की सूचना मिली, जिसमें राज्य में मरने वालों की संख्या 27 हुई। वर्तमान में 19 जिलों के 1325 गांव जलमग्न हैं, जिसकी वजह से 4 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। करीमगंज सबसे अधिक प्रभावित और 2,40,000 से अधिक लोग बाढ़ में पानी से डूबे हुए हैं, जो अन्य सभी जिलों की तुलना में सबसे ज्यादा है। असम, मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। अप्रैल महीने में नई नौकरियों का सृजन 7 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। प्रोविजनल पेरोल डेटा के अनुसार सेवानिवृत्ति निकाय यानी कि ईपीएफओ ने इस साल अप्रैल के महीने में कुल सदस्यों की संख्या जो है वो अब 19 लाख हो गई है, जो पिछले महीने की तुलना में 31% से ज़्यादा है। श्रम मंत्रालय ने बयान जारी कर आंकड़े जारी किए। आंकड़ों के हिसाब से अप्रैल 2024 में लगभग 8,87,000 नए सदस्यों ने नामांकन किया। वहीं सकारात्मक संकेत ये हैं कि नव नामांकित सदस्यों में 55% से ज़्यादा 18 से 25 आयु वर्ग के युवा हैं। वक्त एक ब्रेक का। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा करने वालों के पास बंदूक रखने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा। बाइडेन प्रशासन ने कहा कि ये कानून सुरक्षा और पीड़ितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और इस बात पर जोर दिया गया कि घरेलू हिंसा की स्थितियों में बंदूकें विशेष रूप से गंभीर खतरा पैदा करती हैं और साथ ही पुलिस अधिकारियों के लिए भी बहुत खतरनाक होती हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के दक्षिण आर्कसंस में एक किराने की दुकान पर हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हुई, 10 घायल हुए हैं। अमेरिका की स्थानीय मीडिया ने जानकारी देते हुए बताया कि घायलों में एक कानून प्रवर्तन अधिकारी भी शामिल था और पुलिस के मुताबिक गोलीबारी करने वाले भी गंभीर रूप से घायल हुआ वो व्यक्ति और उसे हिरासत में ले लिया गया। आर्कसंस की गवर्नर सारा हकाबी सैंडर्स ने कहा कि उन्हें फोर्डिस में हुई गोलीबारी के संबंध में जानकारी दी गई और वो घटनास्थल पर पुलिस के साथ लगातार संपर्क में हैं।
बात क्रिकेट की। T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। भारतीय टीम ने सुपर 8 में अपने पहले मैच में अफगानिस्तान को हराया। दूसरी ओर बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल टीम इंडिया 2 अंक के साथ अंक तालिका में ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश की टीम टेबल में चौथे स्थान पर काबिज। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम की कोशिश अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने पर होगी। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद का स्वागत। आज देव स्नान पूर्णिमा है। भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा से 2 हफ्ते पहले देव स्नान किया जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ के साथ ही बलभद्र जी, सुभद्रा जी और सुदर्शन जी को विशेष स्नान करवाते हैं। स्नान से पहले इन तीनों की भव्य और आकर्षक यात्रा निकाली जाती है, इसीलिए इसे स्नान यात्रा भी कहते हैं। इस अवसर पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा और आज ही श्री अमरनाथ जी की प्रथम पूजा की गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रथम पूजा में वर्चुअल रूप से भाग लिया। इस वर्ष श्री अमरनाथ जी की यात्रा 29 जून से शुरू होगी और 19 अगस्त 2024 को समाप्त। मान्यता है कि श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।